Good morning, students. This is class 4th maths, and today we are going to start our new chapter, chapter number 6. Chapter number 5th, we are going to leave it. We will do it later, but for now, we are going to do directly chapter number 6. Here in chapter number 6, the name is The Junk Seller. आप लोगों को पता है what is junk? Junk means these things, the waste, useless things that we store in our houses, that we just bargain and we sell it on Diwali. हम जब अपने अपने घरों में दिवाली में बोलते हैं ना कबाड़ा, that is called junk. और seller means बेचने वाला, यानी कि जब दिवाली आती है हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो जो हम बेच देते हैं, लाइक प्लास्टिक, न्यूज़पेपर्स एंड etc. So those are junk of our house. Okay, then people come with a cart, ठेला लेके फिर लोग आते हैं और फिर हम अपने सब सारे सामान उनको बेच देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जंक सेलर. ठीक है, हम उनको जंक बेच देते हैं, फिर वो कहीं और बड़ी जगह पे जाके उसको बेच देते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट मिलता है. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट देम ओनली. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. चैप्टर 6, द जंक सेलर. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमेन हु सेल्स जंक? क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाले से मिली हो? मीन्स फीमेल, कोई जो जंक सेलिंग का काम करती हो. A woman who sells junk. This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. ये एक सच्ची घटना पे आधारित पूरा चैप्टर है. ये रियलिटी में एक लड़की है, एक लेडी है किरण नाम से. वो उनकी पटना में शॉप है जहाँ पे वो जंक सेलिंग का काम करती हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी है वो बताती है. ओके, Kiran says, I studied in हिंदी मीडियम स्कूल in my village. मैं हिंदी मीडियम स्कूल में मेरे विलेज में पढ़ी थी. My father wanted girl to study like boys. मेरे पापा चाहते थे कि उन जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों की तरह पढ़ पाएँ. I love हिंदी एंड साइंस. मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद है. But I hated maths. लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था. टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क. और आज मैथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे काम के लिए. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. और मैंने ये कभी स्कूल में नहीं सोचा था कि मैं कोई ऐसा काम करूँगी जिसमें मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, मैथ्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. वट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? नहीं, मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता या लगता है. येस और नो, वो आपके ऊपर है. व्हाट यू वांट टू डू. इफ़ प्रैक्टिस वेल इट इज़ ईजी. लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस अच्छे से किया जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है. मैथ्स को बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते. यू नीड अ प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डूइंग मैथ्स. व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? सबसे डिफ़िकल्ट थिंग आपकी मैथ्स बुक में क्या है वो आप लिखेंगे. जस्ट थिंक. व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? वो भी आप यहाँ पे लिख देना. नाउ व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं और छोटी थी, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए. सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस. तो मेरी माँ ने कुछ घरों में जाके नौकर का काम किया. वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम. वो टाइम हमारे लिए बहुत कठिन था. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर 8th. मुझे स्कूल 8th क्लास के बाद छोड़ना पड़ा. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है वो एक कच्चा हाउस जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसमें रहते हैं. हिज 2 ब्रदर्स, उनके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, उनकी एक बहन, डिड नॉट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं गए. ही हैड अ टी स्टॉल. और उनकी एक चाय की स्टॉल है. अब उसने ये बताया कि उसके पापा की डेथ हो गई थी. सो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया. फिर उनकी शादी हो गई और शादी के बाद भी उनके जो हस्बैंड हैं
उनके जो भाई और बहन हैं वो भी स्कूल नहीं जाते हैं और उनकी एक टी स्टॉल है। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। अब आपको ये पता करना है कि एक कप ऑफ टी कितने का है। ये लिखा, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। अलग अलग लोगों से पूछो और पता करो कि चाय की रेट अलग अलग जगह पे क्या है। एट अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पे कितने रुपए की मिलती है? 5 रुपये की। एक होटल 10 रुपये की, और अगर उससे बड़ी होटल पे जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहाँ पे और महंगी मिलती है। नाउ if a person who runs a tea stall earns 30 rupees in a day, how much will he earn in 10 days? अगर एक दिन में व्यक्ति इस टी स्टॉल से 30 रुपीज़ कमाता है, ओके, तो वो 10 डेज़ में कितने रुपीज़ कमा पाएगा? जब हमें 1 डे की पता है वैल्यू, तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 डेज से या 30 डेज से या 40 डेज से, जितने डेज़ हैं डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमें 10 दिए हैं तो हम पहले 10 का करेंगे। तो 10 डेज से हमें एक दिन की कोई भी चीज़, एक एप्पल की रेट, एक व्यक्ति के पास क्या है, एक सिंगल चीज़ जब दी होती है ना, और फिर हमसे ही पूछा जाता है कि एक की इतनी वैल्यू है तो बाकी उनकी कितनी होगी, तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, अब जैसे एक चीज़ की हमें पता है, अब अगर वो 2 चीज़ की पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक से ज़्यादा की पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद रखना ये चीज़, रिमेंबर दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो जब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि हमें अगर किसी भी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उससे ज़्यादा की पूछा गया है तो हमें हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दिस, ये एक लाइन पूरे चैप्टर में चलेगी। नाउ सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ़ 1 डे वी नो, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 300। 30 into 10, 300. Now same thing we are going to do in a month. अब एक मंथ में पूछा है, how many days are there in a month? 30. Okay, how many days? 30 days. And what he earns in a day? 30. So 30 into 30, 90. 3 3s are 9 and 2 zeros are here, so these 2 zeros are here only. ये भी तरीका होता है, जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, कभी भी उनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू है और उसके पीछे ज़ीरो लगे हैं तो ज़ीरो को छोड़ के नंबर का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, और जितने ज़ीरो हैं टोटल दोनों में काउंट करो और यहाँ पे उतने ज़ीरो लिख दो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ओके, सो द आंसर इज़ 30 into 30, 900. नाउ हाउ डिड यू गेट द आंसर हियर? हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस। बता दिया ना मैंने कि हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें उसने एक दिन का बताया था, तो एक दिन का पता चल जाता है तो हम कितने भी दिन का निकाल सकते हैं। अब अगर वो हमसे ये कहेगा 2, 9, 4, 8, 5, 6 डेज़ का निकाल के बताओ, तो हम उतने डेज़ का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1 डे का पता है। ओके, नाउ अगेन शी इज़ सेइंग, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैंने सोचा कि अब मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करती हूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। मैंने सोचा कि मैं एक बैंगल शॉप या टेलर शॉप खरीदती हूँ, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बताया कि अगर हम एक जंक शॉप खोलते हैं तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन 2001 में माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन द जंक शॉप। मेरी मदर इन लॉ और मैंने एक जंक शॉप खोला। नाउ वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। हम लोगों ने 8,000 रुपीज़ उस शॉप के लिए लोन लिया। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। अब आपको ये फाइंड करना है कि पहले तो लोन होता क्या है, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे? घर में पूछिए लोन क्या होता है, तो कोई भी आपको घर में बताएगा कि लोन क्या होता है। सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया हो? फॉर व्हाट? अगर हाँ सुना है, जैसे कि यस, तो फिर किससे सुना है?
वी कैन राइट अंकल। हमने अंकल क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी लोन ले, ठीक है, चाहे वो आपके घर में कोई मेल हो, जैसे कि चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, कोई भी, ठीक है, या घर के बाहर कोई जान पहचान का, आप सबको अंकल ही बोलते हो इंग्लिश में, है ना। सो अंकल इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉमन आंसर। अब उन्होंने किस चीज़ के लिए लिया है? अंकल टुक लोन फॉर हाउस। ज़्यादातर लोन या तो किसी गाड़ी या घर, ऐसी चीज़ों के लिए ही लिया जाता है। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया गया था उस टाइम, बताइए। अब ये बुक जो है ये उस टाइम के हिसाब से है जहाँ पे 10-5 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी। 10-5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है, तब पैसे भी चलते थे, है ना। तो हम उसी हिसाब से आंसर देंगे। वी वुड लाइक टू राइट 50,000 रुपीज़। ओके, हम 50,000 रुपीज़ लिखेंगे क्योंकि उस समय 50,000 में बहुत बड़ा और अच्छा घर बन जाता था, बहुत बड़ा। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? और फिर उन्होंने कितना पैसा वापस किया? तो 60,000 रुपीज़, ठीक है ना। सेम तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये बाबू और हरिया वाला, जो कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दैट ओनली। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, ये बाबू और हरिया का, जो कि मैं आपको अभी इसमें बुक में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर मैं आपको कॉपी में समझाऊँगी। नाउ हेयर हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। बाबू और हरिया दोनों, हैंड कार्ट मीन्स ठेला, हैंड कार्ट मीन्स ठेला, they wanted to buy a hand cart for ₹300. It was of ₹300. Now I have taken a loan of ₹300 from a bank for 6 months. I will pay ₹51 every month to the bank. अब यहाँ पे हरिया बोलता है कि मैंने एक लोन लिया है ₹300 का बैंक से 6 महीने के लिए, जिसमें मैं उनको 51 रुपीज़ हर महीने वापस करूँगा। फिर बाबू बोलता है बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। लेकिन बाबू बोलता है कि मैंने तो लोन चुन्नीलाल से लिया है 300 रुपीज़ का, सेम जैसा तुमने लिया है। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360। अब यहाँ पे क्या करना है? हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब यहाँ पे देख के बताओ आप किसको ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक महीने में 51 दे रहा है, तो ये 6 मंथ्स में कितना देगा? तो हम क्या कर सकते हैं, 51 + 51 + 51 + 51 + 51 + 51 ऐसे लिख लो, या फिर हम डायरेक्ट 51 × 6 करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 306। 306 ज़्यादा है या 360? इसका ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ गया? बाबू। ये हमने कॉपी में किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखवाया है मैंने। डोंट कॉपी इट फ्रॉम योर बुक, जस्ट वॉच इट इन योर कॉपी। आई विल शो यू। वेट, नाउ विद दिस वी कैन टेल दैट यू कैन टर्न द पेज। हम पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, वेयर वी कैन स्टडी सेम बट मोर क्वेश्चंस। ओके, ये बाबू और हरिया वाला आई विल एक्सप्लेन यू इन द फेयर कॉपी। So this is the question, class 4 chapter number 6, the junk sailor. First question, Babu and Hariya want to buy a hand cart for ₹300। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट में, उन दोनों ने जो बात बोली है वो। फिर हमने लिख दिया हु हैज़ टू पे मोर। अब ये चीज़ आप सॉल्व करके यहाँ पे अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। आपको ये सीखना चाहिए ना। सो फर्स्ट वी विल राइट द डिटेल्स, ठीक है। ये जो
डिटेल्स में आपको लिखवानी हो दैट आई एम गिविंग यू दीज ऑल दीज आर नॉट फॉर शो, ठीक है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लिखा है। जब आप एग्ज़ाम में इसको लिखते हैं या टेस्ट होता है तब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। कई बार, सब लोग नहीं, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो लिखने वाली चीज़ें होती हैं ये नहीं लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिटेलिंग, कि अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो जो चेक कर रहा है वो इन डिटेलों से चेक कर लेता है कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। तो ये सारी डिटेल्स बताना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो आप छोटी क्लासेस में हैं, सो इट इज़ टेकन ओके फाइन, यू गेट सम नंबर, आप फिर भी सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर्स मिलते हैं। बट व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस, जब आप धीरे धीरे करके बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक एक लाइन, एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट राइटिंग दीज, आगे का आंसर भी वो कट कर देते हैं, वो चेक नहीं करते हैं। तो सीनियर क्लासेस में दीज लाइन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन यू दिस टाइम यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन हियर। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन होता है उसी में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। लाइक वी शुड नो फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्या कर रहे हैं। वो लोन ले रहे हैं 300 रुपीज़ का, उसके पीछे है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि वो लोन कितना लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने लोन कितने का लिया है, 300, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर सेकंड चीज़, दोनों ने लिया कहाँ कहाँ से है, ठीक है ना। एक ने चुन्नी लाल से लिया है, बाबू ने चुन्नी लाल से लिया है, और हरिया ने बैंक से लिया है। अब वो पे कितना करेंगे रिटर्न, क्योंकि मनी लोन उधार पे लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा। तो वो कितने किस हिसाब से करेंगे, तो वो लिखा है नेक्स्ट लाइन में। हरिया विल पे 51 रुपीज़ पर मंथ, हरिया हर महीने 51 रुपीज़ दे के चुकाएगा। और बाबू विल पे 360 इन 6 मंथ, और बाबू को सीधे 360 रुपीज़ 6 महीने में देना है। वो कभी भी दे सकता है, उसका ये नहीं है कि हर महीने में देना ही है, ज़रूरी है। पर आप डायरेक्ट एंड में भी दे सकते हो और बीच में भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसका ये है। अब दोनों के देने का तरीका अलग हो गया, वो हर महीने देगा, ये एक बार में देगा। सो नाउ हमें ये पता है कि बाबू 6 महीने में 6 मंथ्स में 360 रुपीज़ देगा। तो हरिया 6 मंथ्स में कितना देगा, वही जो हमने बुक में किया था, 6 मल्टीप्लाई बाय 51, और हमारा आंसर है। तो बताइए 6 मंथ्स में 306 ज़्यादा पैसे होते हैं या फिर 6 मंथ में 360 ज़्यादा पैसे होते हैं। 360 ज़्यादा पैसे हैं, तो बाबू हैज़ टू पे मोर, तो बाबू को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर फ्रॉम आवर बुक। ओके, नाउ हियर वो अपनी स्टोरी फिर से सुना रही है। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क, लोग बाग हम पे हंसते थे और चिढ़ाते थे हमें हमारे काम की वजह से। दे कॉल इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, वो इसको गंदा काम या डर्टी बिजनेस कहते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं सोचती हूँ। आई नो दैट दिस आइडिया वुड वर्क, मुझे पता था कि ये आइडिया काम ज़रूर करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, पहले वो मड हाउस में रहते थे, लेकिन अब वो ये बता रही है कि जब उसने ये पूरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके कुछ टाइम बाद कैसे रहते हैं अब वो। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी, अब उनके पास एक पक्का हाउस है, वो मिट्टी का बना हुआ नहीं, अच्छा वाला पक्का हाउस है, सीमेंट वाला, और उनके घर में बिजली भी आती है। पहले बिजली नहीं आती थी, अब उनके घर में बिजली भी आती है। वी हैव अ फ्रिज, उनके पास अब एक फ्रिज भी है, एक टीवी भी है, गैस स्टोव भी है। पहले वो चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब वो गैस स्टोव पे बनाते हैं। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, उनके पति के भाई बहन और उनकी खुद की बच्ची अब स्कूल भी जाती है। पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, अब वो स्कूल भी जाने लगे हैं। फिर वो ये बताती है उसके बिजनेस के बारे में। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, उसके पास 9 ऐसे रिक्शा हैं, साइकिल रिक्शा खुद के,
उसने इस जो बिज़नेस है जंक सेलिंग का, इससे उसने बहुत तरक्की की, उसको बहुत सारे पैसे मिले, प्रॉफिट हुआ और उससे फिर उसने ये जो हैं रिक्शास खरीदे। आई गेव द रिक्शाज ऑन रेंट, और वो ये रिक्शा किराए पे देती है। ईच फॉर ₹20 अ डे। अब यहाँ पे देखो फिर एक दिन का वैल्यू बता दिया कि एक दिन के वो कितना लेती है, ₹20। एक दिन के 20 रुपये लेती है इस रिक्शा के, एक रिक्शा के। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम दैम, और संडे को वो कोई पैसे नहीं लेती। संडे को वो बोलती है जो भी आप कमाओगे वो खुद ही रखना और किराया भी खुद ही रखना, किराया देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो ₹20 डेली देते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाउ मच डज किरण अर्न फॉर रिक्शास इन 9 days इन अ डे। अब 9 रिक्शा से एक दिन में कितना कमाती है ना। तो जब वो एक दिन में एक रिक्शा से 20 कमाती है तो 1 डे हो गया और 1 क्या हो गया, रिक्शा हो गया। तो अब वो ऐसे 9 रिक्शा से कितने कमाती होगी। तो हमारे पास जब 1 डे का और 1 रिक्शा का है तो 1 रिक्शा ₹20 और एक दिन में एक रिक्शे का ₹20। 9 रिक्शे का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो लेट्स सी हियर, इसमें क्या है, आई हैड रिटन द क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन साथ में लिखा हुआ है। फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स ₹20 पर डे। एक रिक्शा के लिए 20 रुपये उसको दिन के मिलते हैं, तो 9 रिक्शा के लिए कितना अर्न करेगी। हाउ डू यू डू इट, ये नहीं करना है, ये वाला छोड़ देंगे हम कॉपी में। फिर इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट पेज पे है। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें दिखेगा इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फॉर 1 रिक्शा। अब वो 1 रिक्शा से एक दिन में कितना कमाती है, तो वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। हेयर किरण हैव 9 रिक्शाज ऑफ हर ओन, उसके पास 9 रिक्शा हैं खुद के। शी गेव इट दैम ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 अ डे, 20 रुपये एक का हर दिन वो दे देती है। ऑन संडे शी डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम दैम, और संडे को वो उनसे कोई पैसे नहीं लेती। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज अ डे, 9 रिक्शाज से वो एक दिन में कितना कमा लेती है। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, और फिर एक रिक्शा से वो कितना कमाती है एक वीक में। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है ए। सो ए का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। द सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन का मतलब होता है जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वो, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, शी हैज़ 9 रिक्शाज, उसके पास 9 रिक्शा है, ये हमें क्वेश्चन में से पता चल रहा है। रेंट ऑफ ईच रिक्शा पर डे, हर एक रिक्शा का एक दिन का कितना किराया है, ₹20। ओके, सो अब हम क्या करेंगे आगे। फॉर 9 रिक्शा इन अ डे शी अर्न्स, तो वो 9 रिक्शा से एक दिन में अर्न करती है 20 × 9, 20 × 9, क्या आंसर आ गया 180। तो वो एक दिन में 9 रिक्शा से 180 रुपीज़ कमा लेती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक रिक्शा से वो हफ्ते भर में कितना कमाते हैं। 1 वीक में पहले ये बताओ कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7, एवरीबडी नोज इट। नाउ गिवन फॉर 1 रिक्शा शी रेंट्स ₹20 अ डे, ये तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें अलग से है ना ये क्वेश्चन, इसलिए। सो फॉर अ वीक शी रेंट्स फॉर सेम रिक्शा, फिर वो एक वीक सेम उसी एक रिक्शा के लिए वो कितने रुपए लेती है, 7 × 20, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 × 20। सो आंसर इज 140 रुपीज़ लेती है। बट देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट but she did not take money from them for Sunday, ये लेकिन वो से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेती है संडे के, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो जब फॉर संडे वो उससे पैसे नहीं ले रही है तो 7 डेज़ की जगह कितने डेज़ हो गए, 6 डेज़ हो गए। तो एक दिन का पैसा हमें काटना पड़ेगा, तो 140 - 20, तो आंसर आ गया 120 रुपीज़ अ वीक।
मीन्स वो एक रिक्शे से 120 रुपीज़ एक वीक में अर्न कर रही है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, डू इट मेंटली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर कि आप इनको एक्सपेंड फॉर्म में करके बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे दैट देयर आर 2 नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड। ओके, यहाँ पे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे? 2 हैं। देखो 2 इंटू 6, 20 इंटू 6, 2 इंटू 60, 3 इंटू 42, ऐसे करके एक साइड सिंगल डिजिट है। ये देखो, ये सिंगल, ये सिंगल 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 सिंगल, हर जगह पे एक एक तो सिंगल है ही। जब भी हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, उसको एक्सपेंड फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि उसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, वेट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले अपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई से 2 या 3 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इंटू 6, 20 इंटू 6 एंड 2 इंटू 60, ये उन्होंने सेम दिए हैं हमें समझाने के लिए। बट हम इसके अलावा भी एक ले लेंगे, 9 इंटू 25 और 3 इंटू 42। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब इसमें आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़ीरो जहाँ पे दिया हो वहाँ पे ज़ीरो को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ नंबरों को मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 और 6 ही है, पर यहाँ पे एक ज़ीरो भी है, तो 2 6 कितने होते हैं, 12, और ये ज़ीरो का ज़ीरो यहाँ लिख दिया, तो आंसर आ गया 120। सेम वी विल डू हियर, भले ही ज़ीरो इधर हो चाहे इधर, ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 2 6 12 और पीछे ज़ीरो है तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो आंसर आ गया 120। तीनों का आंसर अलग अलग है, मतलब नंबर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे 20 और 6 है, यहाँ पे 2 और 60 है, पर सबका आंसर में 12 कॉमन है। बस ज़ीरो की वैल्यू चेंज हो रही है, जहाँ पे ज़ीरो अलग अलग आ गया है ना। सो इसी तरीके से when we will solve it, what we will do, अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम जब भी कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें पीछे ज़ीरो होता है या 5 होता है, तो वो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 10 और 5 की टेबल सभी लोगों को बहुत जल्दी याद होती है। कोई और सी टेबल याद हो ना हो, 5 की टेबल, 2 की टेबल और 10 की टेबल सबको याद होती है, 10 11 की। सो विद दैट ओनली हम उसी से शुरू करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स डिजिट है ना, तो इसको अलग अलग कर देंगे, 20 और 5। ऐसा होता है ना, 1s और 10s। अब हम क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, एक एक करके, दोनों से करेंगे पर एक एक करके। 9 2 18 और फिर 0 180, ठीक है। 9 का फिर मल्टीप्लाई 5 से भी करेंगे, 9 5 45। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। 4 और 8 12 होते हैं, और 2, तो कितनी जल्दी आंसर आ गया, 225। जब आप इसको करोगे तो ये सिर्फ आप मुंह से कर सकते हो, आपको इसमें कॉपी पेंसिल पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको करके देखें। अब अगर हम बिना बोले करते हैं, ठीक है, 3 इंटू 42, तो 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 3 4 12, यानी कि 120, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, 3 4 12 होते हैं, यानी कि 120, और 3 2 होते हैं 6, यानी कि 120 प्लस 6 कितने होगा, 126। तो आंसर आ गया 126। कितनी जल्दी हो गया। सो अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मुंह से इतने बड़े बड़े मल्टीपल्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को प्लस करने में टाइम कम लगता है, इजी चीज़ों को प्लस करने में टाइम कम लगता है, पर जब उन्हीं टफ़ नंबर, बड़े नंबर, थोड़े से टफ़ नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है, ऐड करने की बारी आती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। सो हम इजी चीज़ को जल्दी कर लेंगे, देन टू टफ़ चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये खुद से मुंह से सॉल्व करके सॉल्व करने हैं, अंडरस्टैंड। नाउ आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, मेरी खुद की एक जंक शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स,
जो गली गली में अलग अलग जगह पे जो जंक कलेक्टर जो कचरा इकट्ठा करते हैं या जंक इकट्ठा करते हैं, कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, उन लोगों से ये खरीदती है फिर पैसे देके। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट। ये लोग घर घर जाके खरीदते हैं, ठेले पे सामान रख के लाते हैं और फिर इसको किरण को बेच देते हैं। आई देन सेल इट एट अ बिग शॉप। और फिर ये क्या करती है, ये बड़ी उससे बड़ी शॉप पे, जो इनकी खुद की शॉप से बड़ी शॉप है जहाँ पे पूरा इकट्ठा होता है, या जो रिसाइकलिंग की जो कंपनियाँ हैं वहाँ जाके ये बेच देती है। तो इसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं देन टू जो पैसे ये इनको देती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये पेंसिल है, मैंने ये दुकान पे से खरीदी कितने रुपए में, 10 रुपये में। ठीक है, लेकिन जब आपने मुझसे मांगी कि मैं आपकी तो ये पेंसिल बहुत सुंदर लग रही है, मुझे दे दो, तो मैं आपको 10 रुपीज़ में नहीं दूँगी, मैं ये दूँगी आपको 12 रुपीज़ में। ठीक है, 12 रुपये में ले लो। तो जब मैंने ये 10 में ख़रीदी है, लेकिन मैंने आपको कितने में दी, 12 रुपये में, तो मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, कि 2 रुपये। अब अगर मेरे को दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा जाऊँगी, 10 रुपीज़ की एक पेंसिल खरीदूँगी, पर मेरे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा रहेंगे तो मैं एक इरेज़र भी ख़रीद सकती हूँ। तो उसमें वो इरेज़र का मेरा क्या हो गया, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो वो प्रॉफिट होता है। जिस रेट पे ये किरण इनसे ख़रीद रही है, ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस रेट पे ये इन लोगों से, लोकल लोगों से ख़रीद रही है, उस रेट को हम बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। कहीं पे भी, कोई भी शॉप पे जाओ, किसी से भी कुछ भी खरीदो, तो उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेलिंग प्राइस होती है। SP शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज़ बहुत है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसमें हम कुछ चीज़ खरीद के लेके आते हैं। जैसे मैंने ये पेंसिल आपको एग्जाम्पल दिया और उसमें मैं ये पेंसिल कितने रुपीज़ की खरीद के लाई थी, 10 रुपीज़ की, राइट। तो वो जो 10 रुपीज़ थे वो मेरी कॉस्ट प्राइस थी। लेकिन जब मैंने ये आपको बेचा, सेल किया, सेल, तो उसकी सेलिंग प्राइस मैंने आपको क्या बताई थी, 12 रुपीज़। मतलब ख़रीदने की रेट अलग होती है और हमेशा बेचने की रेट अलग होती है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें मार्जिन, जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम हो या प्रॉफिट ना हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी शॉप पे आप चीज़ें लेके आते हो, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे नहीं बिकती हैं, फिर वो पुरानी हो जाती हैं, तो पुरानी चीज़ें ज़्यादा कोई लेना पसंद करता नहीं है, तो फिर वो आपको कम रेट में बेचनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे लॉस भी होता है, नुकसान भी होता है। सो दैट इज़, वो प्रॉफिट और लॉस इस चैप्टर में वो नहीं है, वो आपको आगे जाकर सीखना पड़ेगा। अभी तो आप ये सीखो कि CP और SP क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, एक्चुअल रेट, और सेलिंग प्राइस मतलब जब हम उसे बेचते हैं तब उसकी जो रेट बढ़ा के बेचते हैं वो होती है, रेट बदल के बेचते हैं, वो होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो कि हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब उसको इस जंक के लिए कितना क्या बेचना पड़ता है। सो ये क्वेश्चन हम करेंगे कॉपी में। व्हाट वी विल राइट, कॉपी में ये पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा हम यहाँ तक का क्वेश्चन, यहाँ तक का ये पूरा क्वेश्चन हम कॉपी में करेंगे। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन द बुक, मैं बुक में नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। और मैंने जैसा कॉपी में किया है आपको भी वैसे ही कॉपी में करना है। प्लीज़ उसके बारे में कोई क्वेश्चंस मत पूछना, जैसा मैंने किया है वैसा ही आपको करना। नाउ लुक एट हियर, इसमें क्या है, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, इस जंक के लिए कितना पे करना पड़ेगा। किरण बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, किरण ने कुछ जंक खरीदा जंक कलेक्टर से। कलेक्टर्स मतलब वो जो गली गली में घूम के कलेक्ट करते हैं। हेल्प हर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। अब वो जो जंक उसने ख़रीदा है वो कितने रुपए का ख़रीदा है, कितना रुपए उसको देना पड़ेगा, वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। पहले तो जंक की रेट, हर एक चीज़ की अलग रेट होती है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे जो रेट है वो चीज़ की अलग अलग है,
जैसे कि आप यहाँ देखो, वेस्ट पेपर 1 kg है, ये प्राइस पर kg है, और यहाँ पे जंग के नेम। तो ये जो वेस्ट पेपर है वो 4 रुपीज़ पर kg आता है। न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ पर kg। आयरन यानी कि लोहा अगर बेचोगे तो 12 रुपये। ब्रास अलग होता है, वो बेचोगे तो 170, वो बहुत महंगा होता है। प्लास्टिक बेचोगे तो 10 रुपीज़। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अब जब हमें ये पता है कि 1 kg न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ का आ रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वाले में आपको बोला था कि ये लाइन याद रखना कि जब हमें कोई भी 1 चीज़ की वैल्यू पता होती है, 1 की वैल्यू पता होती है, तो हम फिर कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमें 1 की पता है, तो हमने लिखा गिवन 1 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू ₹5, ये रहा इसमें। देन सो 31 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 31, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया, 155 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब 42 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण कितना पे करेगी, कितने रुपीज़ देगी, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे। गिवन 1 kg न्यूज़पेपर ₹5। ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है ये रही, इसमें देखेंगे तो आपको सबका 1 kg मिलेगा। ओके, सो 1 kg न्यूज़पेपर कितना है, ₹5। अभी 42 kg न्यूज़पेपर कितना हो गया, 5 इंटू 42, तो आंसर आ गया 210। इसी तरीके से अब उन्होंने थर्ड नंबर पे दिया है फाइंड द कॉस्ट फॉर। अब उन्होंने 3 अलग अलग चीज़ें दे दी, 22 kg प्लास्टिक, 23 kg वेस्ट पेपर, 12 kg ऑफ आयरन। तो ये तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर वाला किया। सो सबसे पहले आप देखिए 22 kg ऑफ प्लास्टिक। सो गिवन 1 kg ऑफ प्लास्टिक कितना है, ₹10। सो 22 kg प्लास्टिक कितना हो गया, 10 इंटू 22, तो क्या आ गया अपने पास 220 रुपीज़। फिर सेकंड उन्होंने पूछा है 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर। 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर इसमें 23 kg पे वेस्ट पेपर पूछा है, तो हमने क्या बताया, 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर इज इक्वल्स टू ₹4, कि 1 kg वेस्ट पेपर 4 रुपीज़ का है। सो 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 92 रुपीज़। कितने रुपीज़ का हो गया, 92 रुपीज़ का हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड, गिवन 1 kg आयरन। अब यहाँ पे उन्होंने आयरन पूछा है, आयरन कितना पूछा है, अगर हम क्वेश्चन में देखें 12 kg ऑफ आयरन पूछा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 kg ऑफ आयरन कितने का है, 12 रुपीज़। सो 12 kg ऑफ आयरन कितना हो गया, 12 इंटू 12। हमने सब में क्या किया कि एक चीज़ की रेट को जितनी चीज़ की पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कभी भी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे और kg में ही हो। ठीक है, अमाउंट और क्वांटिटी में भी हो सकता है। तो क्या अमाउंट ऑफ 1 एंड क्वांटिटी आस्क्ड। अमाउंट ऑफ 1 मतलब एक के कितने रुपए का है या कितनी चीज़ जो वैल्यू दी है एक की, 1 सिंगल चीज़ की जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो, और मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी दे आस्क, और कितनी क्वांटिटी की उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ टर्न द पेज, वी विल लुक इट इनटू द बुक। मैंने जो आपको समझाया वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या आप इनका मल्टीप्लिकेशन बिना लिखे कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, एक्सपेंड करके अलग अलग करके, जैसे कि 12 रुपीज़ है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से या 5 को 23 से, तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन फॉर्म करके बताया, वो करके आप कर सकते हैं, वो भी इसमें आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। फिर यहाँ पे है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब किरण बहुत स्मार्ट है, अब वो कैसे जंक करती है, किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, बड़ी शॉप पे वो बेचती है। शी चेक द प्राइजेज ऑन हर मोबाइल फ़ोन, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे प्राइस चेक करती है कि उस दुकान पे कितना क्या मिल रहा है। एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस, और जब उसको अच्छे पैसे मिलते हैं तो तभी बेचती है, वरना वो नहीं बेचती है ये सारी चीज़। Now today she has gone to sell plastic, newspaper, iron, brass in Dino's big shop. अब जो बड़ी शॉप है उसका नाम क्या है, दीनूस
बिग शॉप, ठीक है, दीनू की है वो बड़ी दुकान। तो दीनू की दुकान पे बेचने गई है, क्या क्या बेचेगी वो? प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास। कितना कितना बेचना है? जब वो बेचने गई तो दीनू ने सबसे पहले उसका वेट निकाला कि कितने किलो है, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे क्योंकि पर केजी पैसे मिलते हैं। तो दीनू ने जब वेट किया तो आयरन 32 केजी था, ब्रास 4 केजी था, न्यूज़पेपर 152 केजी था और 63 केजी प्लास्टिक था। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि हमें सॉल्व करना है। ये रहे। ओके, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 केजी प्लास्टिक? 63 केजी प्लास्टिक के लिए दीनू कितना देगा? ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वाला क्वेश्चन पूरा पेज का, ये नीचे के ये वाले क्वेश्चंस, दिस टर्न द पेज, ये क्वेश्चंस बी सी, फिर इसका एक और क्वेश्चन है डी, ये पूरे ये डी तक मैंने कॉपी में किए हुए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉपी में ही समझाती हूँ। ओके, और यहाँ पे ये आपको एक एक्सपेंड फॉर्म का मेथड दिया है, तो ये मेथड मैं आपको कॉपी में ही समझाऊंगी। सो लेट्स मूव देयर। हियर कम्स वो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था जिसमें बॉक्सेस बने हुए थे। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। ये वाला मेथड है और इसमें वो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, 6 × 152। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन हम नंबर चेंज कर लेंगे। हम करेंगे 22 × 473 और हम एक और करेंगे 24 × 151। ठीक है, हम दोनों को उस मेथड से करेंगे। वो उस मेथड को हम बोल देंगे एक्सपेंड फॉर्म मल्टीप्लिकेशन। हम इसमें क्या करेंगे कि एक्सपेंड फॉर्म मल्टीप्लिकेशन इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, बट फिर भी हम इसको ये नाम दे देते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, सो एक्सपेंड फॉर्म मल्टीप्लिकेशन हमने इसको नाम दिया हुआ है। अब इसमें करते क्या है, जब जो क्वेश्चन होता है पहले तो उसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, चाहे फिर वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसको लाइन से लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये है बड़ा वाला, जो नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हो वो आप ऊपर लिखते हैं, लिखने में इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, बट ऐसे में आपको इजी पड़ेगा और जगह भी कम कंज्यूम होगी। सो जब हमने इसको किया, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटा है, अगर ये भी नंबर 3 होता तो कोई सा भी कहीं पे भी लिख सकते थे, बट क्योंकि ये नंबर छोटा है तो हम इसको साइड में लिखेंगे और ये जो बड़ा नंबर है यानी कि 3 डिजिट नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 डिजिट नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे, कैसे? 400, 700, 70, क्योंकि ये 1s, 10s और 100 के प्लेस पे, तो ये 100 के साथ जाएगा, ये 70 के साथ जाएगा और ये 3 के साथ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म ऐसे लिखते हैं उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। थर्ड 3 1s की प्लेस पे है, 7 10s की प्लेस पे, तो 10s मतलब 70, और 4 100 की प्लेस पे है तो 400। तभी जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। अगर आप 4, 7 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आपको ये नंबर मिलेंगे, ये आंसर मिलेगा 473? नहीं मिलेगा। 4 + 7 + 3 होता है 14, तो आपको आंसर 14 मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई के जस्ट नीचे लिखेंगे 6। ठीक है, अभी ये लिखने के बाद हम इसके आसपास बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें आसान रहे। बॉक्स बनाने से पहले, क्योंकि 6 के साथ यहाँ पे आएगा 2, 6 नहीं 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो 2 लिखा हमने। अब 2 के बाद हमें =2 लगा के भी लिखना है, पर हम 2 लाइन छोड़ेंगे।
और उसका रीज़न आपको भी पता चल जाएगा। अब हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। सो ये एक, अब ये 2 बनाया है, यानी कि ये वाली बीच वाली जो लाइन है इस पे हम ये लाइन छोड़ के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब 2 के ऊपर डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हम बॉक्स बना दें। हमने बड़ा बॉक्स इसलिए बनाया है ताकि वो साफ़ सुथरा रहे और मिक्सचर ना लगे। ज़्यादा छोटे बॉक्स बनाते हैं तो राइटिंग भी गंदी लगती है। अब ये जो लास्ट वाला इक्वल टू का है, क्योंकि ये आंसर है तो इसमें हम और लाइंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इनमें लाइन बनाएंगे। हमें ये ऐसे बीच की लाइनें इस इक्वल टू वाले बॉक्स में नहीं बनानी है। ओके, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे में मल्टीप्लाई करना है कि पहले बॉक्स को इस नंबर 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर इसके नीचे एक और नंबर होता है, या मान लो कि यहाँ पे 3 होता है, तो पहले हम इसको करते हैं तो 2 × 400 कितना हो गया, 2 4 जा 8, और 8 के बाद 00 लगा दिए तो 800। ये पहले का आंसर। फिर 2 को हम 70 से भी करेंगे, एक एक करके सबसे करना है, ठीक है। ये पहले इससे किया, सेकंड इससे किया, और ये थर्ड इससे किया, ठीक है। और फिर इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। तो 2 × 70 कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14 और 0 का 0। फिर 2 3 ज़ा 6। अब हमें आंसर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 800 + 140 + 6। और जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर होता क्या। तो क्या आएगा, 6 4 and 9, ये हमारा आ गया 946, ठीक है। अब यहीं पे सेम नंबर को अगर हमें अब यहाँ पे क्या करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के नीचे फिर वैसे आपको 2 नंबर छोड़ के लिखना है, पर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। तो अगर आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है इसी का, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 24 से, आप हमने 2 की टेबल से तो करेंगे, अब हमें 4 से और करना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, ये 4 ऐसे में लिखा हुआ है, जिसमें कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 नंबर हो गए, तो वंस की प्लेस नीचे जाएगी और 20 है तो इसमें भी 0 लग जाएगा और ये वंस आएगा, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे, ये 2 की प्लेस पे। तो अब यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया, तो सब में एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें 4 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 के साथ 00, तो ये 1600। फिर 4 × 7, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। 4 7 ज़ा 28। और फिर यहाँ पे एक 0 है, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 0, ठीक है। और जितने नंबर होंगे उतनी बार ये ऐसे बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब आपको करना क्या है, ये तो हटा दीजिए। अब आप इन तीनों नंबर्स को भी इसमें प्लस करेंगे, 1 0 2 0 और 3 0, ठीक है। ये तो ऊपर वाली लाइन हो गई। अब नीचे वाली लाइन इसको प्लस करेंगे, तो 1600 + 280 + 12। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो हम लास्ट डिजिट से प्लस करना शुरू करते हैं, तो 2 5 3 11। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल्स ढूंढे जाते हैं। अभी ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट जब हम इसको सॉल्यूशन के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ हियर, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे पहले ये देखते हैं प्लास्टिक 1 kg कितना है,
12 रुपीज़ का. सो 1 kg प्लास्टिक इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़ 12. सो 63 kg ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल्स टू 12 इंटू 63 756. अभी जो हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया है पूरे में वही करना है, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वे ऑफ सॉल्विंग. ये मैंने रफ में सॉल्व करके दिया है कि इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रफ होता है ये आपको साइड में बनाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10. किरण 10 रुपये का 1 kg प्लास्टिक लेके आई है. सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12. हाउ मच डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? हाउ मच शी अर्न फॉर 63 kg ऑफ इट? अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 10 रुपीज़ की पेंसिल और 12 रुपीज़ में बेची, तो मेरा कितने रुपये इसका फ़ायदा हुआ था उस टाइम? 2 रुपीज़ का. बस सेम वही है, बस यहाँ पे पेंसिल की जगह प्लास्टिक आ गया. तो 10 और 2 के हिसाब से उसने एक प्लास्टिक पे 1 kg प्लास्टिक पे कितना कमा लिया? 2 रुपीज़. तो 63 पे कितना कमाएगी? लेट्स चेक. यहाँ पे गिवन बॉट 1 kg प्लास्टिक ₹10, सोल्ड 1 kg प्लास्टिक ₹12. फॉर 1 kg प्लास्टिक शी अर्न ₹12 माइनस 2 2 12 माइनस 10 2. ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको समझाई दिया. ना फॉर 6 kg शी अर्न्स 63 इंटू 2 यानी कि 126. अब यहाँ पे देखिए हमें ये तरीके से भी सॉल्व करके यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा. सो कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस. 2 इंटू 60 120, 2 इंटू 3 6, 120 प्लस 6 126. आंसर आ गया सेम, मीन्स आंसर सही है. नेक्स्ट बी. किरण सेल्स 32 kg ऑफ आयरन. हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन? अब वो 32 kg आयरन के लिए कितने पैसे देगा? दोनों तरीके से सॉल्व किया है हमने. 1 kg आयरन 40 रुपीज़ की, 32 kg आयरन में 14 में 32 को मल्टीप्लाई हो जाएगा. आंसर आ गया 144. कैन ऑल्सो सॉल्व इन दिस वे. अब हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है ये मेथड. इसमें हमने कैसे किया कि वंस और टेंस, वंस और टेंस, वंस और टेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया. पहले 10 को 30 से, 10 को इन दोनों से किया, फिर 4 को इन दोनों से. तो 10 इंटू 30, 30 इंटू 10, बात बराबर ही है. आंसर आया 30, 300. 3 1 सा 3 और 2 0 यहाँ पे रख दिए, तो 300. फिर 10 इंटू 2, 2 इंटू 10 मीन्स 2 1 सा 2 और 10 के 0 का 0. 4 इंटू 30, 4 3 सा 12 और 0 का 0. 4 2 सा 8. और जब हमने लास्ट में इन तीनों को प्लस किया तो आप प्लस करना और यहाँ पे लिखना कि कितना आंसर आएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट. किरण बाय 1 kg आयरन ऑफ ₹12. किरण ने 1 kg आयरन 12 रुपीज़ की, बट सेल करी उसने 14 में. हाउ मच डज शी अर्न्स व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन? अब इसमें भी सेम वही हुआ है कि वो खरीद के लाई है 12 में, बेचा उसने 14 में, तो कितना हो गया? सेम पहले जैसी प्रोसेस है पूरी. बॉट आयरन 1 kg आयरन 12 रुपीज़, सोल्ड 1 kg आयरन 14 रुपीज़. सो शी अर्न फॉर 1 kg, 1 किलो के लिए उसने कितना कमा लिया? 2. अब इस 2 का हम टोटल जितना बोला है 32 kg में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर है 64. इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप बॉक्स में? कैन ऑल्सो सॉल्व एज 30 और 2 एक्सपेंड कर दिया, ये तो अकेला ही है. तो 3 2 जा 6, 0 का 0 आ गया. 2 2 जा 4, 60 प्लस 4 64. आंसर सही आया है. सेम यहाँ पे भी होना है. अब ये वाला आप खुद करिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर. अब 152 kg न्यूज़पेपर के लिए वो क्या पे करेगा ये आप सॉल्व करिएगा. आई विल नॉट टेल यू, पर मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स दूंगी उसमें दूंगी. 4 kg ऑफ ब्रास. अब यहाँ पे है हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास. इसमें भी यही करना है, 1 kg लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी रेट है और आंसर आ जाएगा. डू इट बाय योर सेल्फ. और फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है बॉक्स में. ठीक है. अब सॉल्व दिस विद एक्सपेंड फॉर मेथड. यहाँ पे आप अगर अपनी बुक ओपन करेंगे, ये पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है. ये पेज नंबर 67 पेज है. इस पे ये क्वेश्चंस दिए हैं और आपको ये बिल्कुल ऐसे
ऐसे वाले बॉक्स वाला जो मेथड है एक्सपेंड फॉर्म वाला, उस तरीके से करना है सारे। और कॉपी में कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कॉपी ये रही, इसमें देखिए मैंने लिख दिया सॉल्व दीज विथ एक्सपेंड फॉर्म मेथड, और ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिख के दूसरा सॉल्व करेंगे, और ये पूरा आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिल माई डायरी। किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स। किरण जंक कलेक्टर से कुछ जंक खरीद के लाई। शी पेड। अब जब उसने पूरा जंक कलेक्टर से जब खरीदा तो उसने कितने रुपए दिए उन लोगों को, टोटल 841। पर जब उसने ये चीज़ दीनू की शॉप पे बेची तो दीनू ने उसे कुछ नोट दिए और सिक्के दिए। ये वो नोट्स हैं और सिक्के हैं। उसने बताया कि 6 नोट्स दिए 100 रुपीज़ के, 7 नोट्स दिए 20 रुपीज़ के, 8 नोट्स 5। तो ये उन्होंने बता दिया कितने कितने दिए। अब ये उसको किरण रॉट द रिकॉर्ड इन हर डायरी। अब उसने अपनी डायरी में ये रिकॉर्ड तैयार किया। कैसे किया, पहले तो तारीख, किस तारीख को उसने बेचा और उसको कितने मिले। मनी आई पेड, यानी कि कलेक्टर से जब वो कचरा ख़रीदा उसने, जो वो वेस्ट था पूरा जंक वो ख़रीदा, तो उसने कितने रुपये में ख़रीदा, 841, इतने रुपीज़ में उसने ख़रीदा। शी बॉट। नाउ मनी आई गॉट, उसको कितने रुपीज़ मिले, हाउ वी विल टेल। 600 कैसे, 100 के उसको 6 नोट्स मिले थे, ठीक है। ये हम यहाँ पे रफ में करते हैं, पर जब हम पीछे फेयर बनाएंगे तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अलग तरीके से लिखेंगे। सो 6 इंटू 100 रुपी नोट कितने हो गए, 600। उसको कितने 50 रुपी नोट कितने मिले थे उसको, यहाँ पे देखो 50 रुपीज़, 3 नोट्स ऑफ 50, 3 नोट मिले हैं उसको 50 के, तो कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। फिर अब बारी आती है 7 इंटू 20, क्योंकि 20 रुपीज़ नोट उसको 7 मिले हैं। फिर 10 रुपीज़ नोट उसको कितने मिले हैं, चेक करो, 6 मिले हैं, तो आंसर है 60। फिर उसको 5 रुपी के 8 नोट्स मिले हैं, तो 8 इंटू 5 रुपीज़ कितने हो गए, 40। और फिर उसको 1 के कितने कॉइन मिले हैं, 4 कॉइन्स, तो 1 4 ज़ा 4। और फिर उनने सबका टोटल कर लिया, तो उन्हें आंसर मिल गया 994। अब इसमें ये भी निकालना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। जब उसने जितना उसने दिया था और जितना उसको मिला उसने माइनस किया, तो ये उसका निकल आया प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, उसको इतने ज़्यादा पैसे उसके पास बचे, उसने इतने पैसे दिए क्योंकि ख़रीदा ना, और इतने पैसे उसको मिले, तो जो बचे हुए पैसे हैं ये उसका खुद के हैं, ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब सेम डायरी हमें पीछे बनानी होगी, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये डायरी का पेज दिया है, ये मैंने कॉपी में किया है, मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ। कॉपी में है फिल माई डायरी। When किरण सोल्ड द जंक टू दीनू, जब किरण ने ये जंक दीनू को दिया, शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू, तो दीनू ने उसको ये कॉइन्स और ये नोट्स दिए। 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 18 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 9 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। उसके बाद नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड इन अ डायरी एंड फाइंड हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। तो ये हमने उसकी डायरी बना ली। डेट 18 मार्च, क्योंकि उसी दिन उसने बेचा है, ये आपको उसमें मिल जाएगा बुक में। मनी आई पेड, यानी कि उसने मनी पूरा पे कितना पे किया, ठीक है। हाउ मच शी पेड, उसने कितना पे किया है, 919 रुपीज़, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 919। मनी आई गॉट, मनी उसको कितना मिला, तो ये सारे नोट्स हैं और हमने ये भी लिख दिया ताकि आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारे नोट्स के मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख दिए हमने यहाँ पे, इन सबको प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 1050 रुपीज़। फिर हमने 1050 रुपीज़ में से जितना उसने पे किया तो उसको माइनस किया, तो हमारा आंसर आ गया 131। So this here our chapter ends, and I will see you in the next video with next chapter. Thank you. Stay safe and do study well.